वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे अब फ्यूचर में सुपर टेट देंगे, टेट देने के बाद या सी टेट देने के बाद, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं टेट देने के बाद सुपर टेट 2022 जो आपका होगा। 100% 2022 में कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ आएंगी और सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि इस बार कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। तो उसी सुपर टेट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस का रोल क्या होता है, साइंस वहाँ पर क्या रोल प्ले करती है सुपर टेट में, कितने मार्क्स के साइंस के क्वेश्चन हमको सुपर टेट में देखने को मिलते हैं, क्या सिलेबस आपका सुपर टेट में है साइंस का जो पीछे रहा है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर आता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, एज इट इज़ वही सिलेबस आएगा जो पहले आता था। साथ में हम जो 69,000 वाली जो वैकेंसी हुई थी, उसमें जो सुपर टेट हुआ था, उसमें साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, पूरा सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन देखें। ऐसा नहीं है कि साइंस के कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाकर कोई भी अगर आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा है तो आपको एक लेवल समझ में आ जाए, क्योंकि आपके माइंड में सेट क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा कि सुपर टेट में प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन थे, तो हम इसी तरह का लेवल जो है के प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पूरा आपको यहाँ पर सुपर टेट में साइंस का पूरा आइडिया जो है वो समझ में आने वाला है। साइंस जो है आपकी सुपर टेट में 10 मार्क्स की आने वाली है, तो 10 क्वेश्चन आपको सुपर टेट में साइंस के पूरे देखने को मिलते हैं। और साइंस के ऐसा नहीं, बहुत हल्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी तब आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो साइंस के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, और 10 नंबर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पूरा पैटर्न अच्छे से, क्या क्या सिलेबस है, किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, वो सब आप देख लेंगे तो पूरा एक सुपर टेट का आइडिया अब आपको साइंस में हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि सुपर टेट का पैटर्न क्या है। देखिए, सुपर टेट में इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जब आप साइंस का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर साइंस आपकी 10 नंबर की आनी है। और 10 नंबर का वेटेज काफ़ी अच्छा वेटेज है, और काफ़ी अच्छे लेवल की साइंस हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो याद रखिए, सुपर टेट में आपके साइंस के 10 क्वेश्चन आने हैं। और 10 क्वेश्चन आप साइंस के ऐसे मत समझिएगा कि लल्लू पल्लू से क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल सिंपल नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और ये आप अगर तैयारी करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज़ इनको करना इतना आसान नहीं होगा नॉर्मल बच्चे के लिए। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी सिलेबस बता दिया है, आप स्नैपशॉट खींच लीजिएगा। सुपर टेट में जो साइंस है वो आपके 10 नंबर की होने वाली है। अब देखिए, जो सिलेबस है जो बताया है सुपर टेट का, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में लिखा है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो स्थिति होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो सब। हमें बल और गति पढ़ना है, मोशन और फोर्स ये सब पढ़ना है। एनर्जी पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। डिस्टेंस और लाइट, दूरी, प्रकाश, ये सब पढ़ना है। साउंड हमें पढ़ना है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आना है ध्वनि से। ठीक है, फिर तो आसान है, शुरू के टॉपिक ही टफ हैं, यही हमें अच्छे से कवर करने हैं, और हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को सुपर टेट में मिल जाएगा। उसके बाद डेली लाइफ में हमारी साइंस कैसे इंक्लूड है, मानव शरीर हमें पढ़ना है, वो तो हमने सीटेट में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपकी किडनी हो, तो ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पर आसान हो जाना है। फिर है आपका क्रिएचर, जो आपके जीव वगैरह हैं। हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस तरह से हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, बैलेंस डाइट वगैरह, वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर है आपका एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो आपके कोल पेट्रोलियम है, ये भी हमने सीटेट में काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो जो शुरू वाले टॉपिक हैं साउंड तक, इन पर फोकस होगा, क्योंकि जो यहाँ पर लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। 9th 10th के क्वेश्चन भी हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है सुपर टेट का, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ताकि ये जो सिलेबस है आपके माइंड में अच्छे से रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, अभी भी शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए
अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सुपर टैट में 10 क्वेश्चन पूछे गए आके 69,000 वाली वैकेंसी जो प्रीवियस सुपर टैट हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन आए थे सुपर टैट के वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से दिख जाएं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, खाने का नमक किससे बनता है? एडिबल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? खाने का नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl, ये किससे बनता है? ये एक सॉल्ट होता है, एक लवण होता है, ये बनता है ऑप्शन नंबर सेकंड मजबूत एसिड और मजबूत बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ठीक है, इनसे ही आपका सॉल्ट बनता है। देखिए सॉल्ट जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि वीक एसिड और वीक बेस भी तो हो सकता है, नहीं, वीक एसिड और वीक बेस में तो जो आयन है वो अच्छे से रिलीज ही नहीं होंगे, तो सॉल्ट जो है वहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जब उनकी रिएक्शन होगी तब आपका खाने का नमक वहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पर सही आंसर था। फिर आप एक बात और याद रखेंगे, अगर वीक एसिड होगा, कमज़ोर एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मजबूत क्षार होगा, तो जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो आपका याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या है, वो बेस है, तो वो जो नेचर होगा वो आपका बेसिक ही होगा, वो क्षारक होगा। लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है, मजबूत अम्ल है, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वो एसिडिक ही होगा, तो जो सॉल्ट होगा वो आपका एसिडिक होगा उस केस में। और हमें बनाना है न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन के केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका जो इडेबल सॉइल है, खाने का नमक, वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनर्जी से पूछा गया, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम क्या होगा? नया संवेग क्या होगा? मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाए तो संवेग क्या होगा? कॉपी में लिख लीजिएगा, एक रिलेशन होता है मोमेंटम और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रिलेशन होता है किससे? आपका मोमेंटम के स्क्वायर से। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, और मोमेंटम का स्क्वायर। याद रखिएगा, एक छोटा सा रिलेशन अभी के लिए, बाकी इसकी पूरी डेरिवेशन होती है k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और फिर हम ऊपर नीचे m से गुणा करते हैं, फिर वहाँ पर एक p की रिलेशन, मोमेंटम की रिलेशन, संवेग की रिलेशन बनकर आती है। वो जब मैं टॉपिक कराऊंगी तो अच्छे से आपको ये समझा दूंगी। फिलहाल आप इतना याद रखें, काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम का स्क्वायर होती है। अब देखिए, बताने को तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ, लेकिन नहीं, एक बेसिक आइडिया तो आपके मन में होना चाहिए ना, ताकि जो आपकी घबराहट है वो कम हो जाए कि चीज़ें इतनी भारी नहीं हैं, हम करेंगे तो सब हो जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट ई इज इक्वल टू पी। अब इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई। पहले काइनेटिक एनर्जी अगर 1 थी तो अब काइनेटिक एनर्जी 4 हो गई। पहले ई की वैल्यू अगर 1 थी तो अब जो ई है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, उसकी वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? जब अंडर रूट 4 को आप खोलेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी निकल कर? 2। तो पी क्या हो गया आपका? मोमेंटम। संवेग क्या हो गया यहाँ पर? वो प्रारंभिक मान का दुगना हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी 2 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखिए ध्वनि से पूछा गया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। ऐसा है तो हमें सिलेबस ही जाना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम फिर करेंगे, ताकि आप बड़ी आसानी से जब सुपर टैट हो 7 से 8 नंबर बड़ी आसानी से स्कोर कर लें। क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल यही आना है, लेकिन फिर भी आप 7 से 8 नंबर तो बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? द नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होती है? जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी जो प्रकृति है, जो उनकी नेचर होती है, वो अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ये पूछा गया 1 माइक्रोन, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू। 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल आंसर है, याद करने वाली चीज़ है, 10⁻⁻6 मीटर इसकी वैल्यू होती है। बाकी थ्योरी में मैं कुछ वैल्यूज़ बताऊंगी तो वो भी आप याद करेंगे। तो 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं पेपर का लेवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी है, अच्छा लेवल है। लेकिन सीटेट से तैयारी जब आपने कर ली है और सीटेट के बाद अगर आप ये यूपी टेट का पेपर दे के आएंगे ना, सॉरी सुपर टेट का, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमने सीटेट में पढ़े हैं। ठीक है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर लाइज इन। आपने पढ़ा ही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बहुत पढ़ते हैं, तो वो हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है कि स्ट्रेटोस्फेयर पे ही ओजोन लेयर आपकी होती है। फिर उसके बाद है, ये हमने पढ़ा भी था एनसीईआरटी में भी, कि जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो कौन यूज़ करते हैं अपने ब्रीथिंग के लिए, जो श्वास होती है ना, उसके लिए कौन स्पाइरिकल यूज़ करते हैं, ये हमें बताना है। तो वो होते हैं आपके क्या, वो होते हैं आपके कॉकरोचेस। यहाँ पर तिलचट्टा लिखा है और यहाँ पर लिखा है कॉकरोच, तो आप तिलचट्टा ही हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है। इंग्लिश वाले ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। स्पाइरिकल्स हमने पढ़े थे किस में होते हैं, वो आपके कॉकरोच में होते हैं, तिलचट्टा में होते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 या 77, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, वो क्या पूछा गया। और ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिक है, काफ़ी टफ न्यूमेरिक है, जो एग्जाम में पूछा गया सुपर टेट के, कि एक रिलेशन दे दी है, एक ऑब्जेक्ट जो गतिशील है, जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस रिलेशन के संबंध के साथ x = 6t² - 5t के अनुसार जो उसकी गति है वो बदल रही है, मोशन जो है वो उसका चेंज हो रहा है। तो ये गति वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है। जहाँ पर हमें x मीटर में और टाइम सेकंड में है, x जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो मीटर में, x मीटर की दूरी को कवर कर रहा है, और टाइम आपका सेकंड में दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की, उस कण की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पर x दे रखा है 6t² - 5t। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, फिर भी मैं बता रही हूँ। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम d/dt से, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dt/dx। और यहाँ पर ये 6t² टाइम के साथ कर रहे हैं, तो एक टाइम कम हो जाएगा और 5t में खाली 5 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये t से कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी ये जो t है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 t थे तो खाली आपका 1 t रह जाएगा, क्योंकि देखिए t का स्क्वायर है तो ये 1 t रह जाएगा। dx/dt की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6t - 5। अब ये जो dx/dt है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट में ही चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेलोसिटी, वेग ही बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है समय के साथ, ये वही तो है dx/dt। तो ये आपका वेलोसिटी है, वेग है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो हो गई आपकी क्या, 6t - 5। अब देखिए टाइम जो है सेकंड में है, तो इनिशियल स्टेज में जो टाइम होगा वो आपका 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी फिर वो क्या हो जाएगी, 6। इसमें टाइम की जगह मैं जब 0 रखूँगी तो ये -5 एज इट इज़ रहेगा, 0 इसको भी 0 कर देगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेग है, वो आपका क्या हो जाएगा, -5 मीटर/सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन परेशान नहीं होना है, जब मैं कराऊंगी तो ये सब अच्छे से आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी आसान पूछा गया, किसकी कमी से रतौंधी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। जितनी भी आंखों की समस्या हैं वो विटामिन ए से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विटामिन सी से आपको स्कर्वी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और विटामिन ई से जो है वो जनन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो विटामिन ई से होती हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो हमारा सुपर टेट में पूछा गया 9th क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 8th से अबव लेवल का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये टफ ही रहने वाला है। देखिए इसमें जो आंसर होगा, पूछा क्या है पहले तो, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी विल बी। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी का आयतन क्या होगा। आंसर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, 2.24 लीटर। अब ये कैसे आया थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये न्यूट्रल वैल्यू बताई जाती है कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई सी भी गैस हो, उसका आयतन कितना होता है, हमेशा 22.4 लीटर माना जाता है। आइडियल स्टेट में कितना, 22.4 लीटर, ये फिक्स है 22.4 लीटर। कोई सी भी गैस हो आइडियल स्टेट में उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे कितने ग्राम का पूछ रहा है, 4.4 ग्राम का पूछ रहा है। तो 4.4 ग्राम का कितना होगा, 4.4 इंटू 22.4। लेकिन हमें इसके नीचे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी रखना होता है, क्योंकि पहले हमें मोल की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये हम जब पढ़ेंगे 9th क्लास में है तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास रखेंगे, वो कितना हो जाएगा, C+O2। कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, क्योंकि यहाँ पर इसके दो दो एटम है। तो 16 इंटू 2 करेंगे वो हो जाएगा 32। 32 प्लस 12 करेंगे तो वो कितना आ जाना है आपका, 4.4 इंटू 22.4 अपॉन नीचे जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना भी हमने निकाला 44 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और इस 44 से ये 44 कट जाएगा, और ये पॉइंट जो है इधर खिसका देगा इसका। तो आंसर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड था, 2.24 लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, अभी थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन जब मैं कराऊंगी सुपर टेट की तैयारी में तो आपको समझ में आ जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, वो ये था, ये के बल से क्वेश्चन आ गया। तो जो सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, और सिलेबस भी काफ़ी कम है। तो जब सुपर टेट की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बीच बीच में कुछ सेशंस में लाती रहूँगी, और जैसी वैकेंसी आती हैं तो पूरी रेगुलर क्लास आएंगी। तो आप परेशान ना हो, सी टेट में हो चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, सब में मैं आपको साइंस की तैयारी अच्छे से करा दूंगी। लेकिन देखिए सारी तैयारी तो एक साथ नहीं हो सकती ना, तो अकॉर्डिंग वाइज हम चलेंगे, लेकिन सबकी तैयारी हो जाएंगी। यहाँ पर पूछा था वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है। 4 तरह की फोर्स डिफाइन होती हैं, ठीक है। उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। और सबसे हाईएस्ट होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नंबर 1 की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नंबर 2 पर आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 पर आती है आपकी वीक न्यूक्लियस फोर्स, और नंबर 4 पर आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सही था। पेपर थ्योरी का लेवल तो बहुत ही सही है, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी हैं, लेकिन जो न्यूमेरिक हैं वो थोड़े अच्छी हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। जब टॉपिक कर लेंगे तभी तो समझ में आएंगे, तो तब आप कर पाएंगे। तो इस तरह से ये 69,000 वाली वैकेंसी में जो 10 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए वो मैंने आपको करवाए, और अब आपके माइंड में एक आइडिया हो गया होगा कि हमें किस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जाना